नमस्कार। सिनेमा हॉल पे आप देख रहे हैं प्रकाश के रे को। प्रकाश के रे आज उद्बोधन के अंतर्गत बी.आर. चोपड़ा के बारे में बात करेंगे। बी.आर. चोपड़ा पर उनकी एक किताब भी आ चुकी है। उन्होंने सिनेमा का विधिवत अध्ययन किया है। प्रकाश के रे एक साथ एकेडमिशियन भी हैं, पत्रकार भी हैं, विचारक भी हैं और डिसरप्टर भी हैं। इतनी सारी भूमिकाओं में वे सक्रिय रहते हैं। आज मुझे मौका मिला है खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनसे इस संगत का, और मैं उनसे कुछ जानना चाहता हूँ, खास करके बी.आर. चोपड़ा के बारे में कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में बी.आर. चोपड़ा को वे कहाँ पाते हैं और कितने महत्व का समझते हैं। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सिनेमा हॉल के दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1950 के दशक को हम हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दशक भी कहते हैं, गोल्डन डिकेड ऑफ आवर सिनेमा। और उस सिनेमा में आमतौर उस दौर के सिनेमा के बारे में जब हम बात करते हैं तो 4 फिल्म मेकर्स जो हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जिनकी चर्चा बार बार होती है, और निसंदेह उन्होंने उस गोल्डन पीरियड को, वो अगली पंक्ति के डायरेक्टर्स थे, फिल्म मेकर्स थे। महबूब खान, बिमल रॉय, राज कपूर, गुरुदत्त। मैं समझता हूँ कि इस सूची में और भी लोगों के नाम हो सकते हैं। वी शांताराम भी उस समय बाकायदा सक्रिय हैं, लेकिन वी शांताराम का दौर उससे कई दशक पहले शुरू होता है, तो आमतौर पे उनकी बड़ी सीनियरिटी की वजह से इसमें नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो तो हमारी सिनेमा के संस्थापकों में से हैं। लेकिन एक अपेक्षाकृत यंग और लगभग इन्हीं के आयु से के बराबर बी.आर. चोपड़ा भी उसी समय बलदेवराज चोपड़ा हमारी इंडस्ट्री में सक्रिय होते हैं। 1951 में उनकी फिल्म आती है अफसाना, जो कि उनका डायरेक्शन है। फिर शोले, चांदनी चौक बनाते हैं, और उसके बाद वो अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हैं। और अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का चलन जो था वो वही दशक है, 1950 का दशक, जिसकी शुरुआत 40 के दशक के आखिरी सालों में शुरू हो गई थी। और हम सभी जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो बड़े स्टूडियो थे उससे पहले के, वो टूटने लगे थे आर्थिक कारणों से, टैलेंट पूल की वजह से, और पार्टीशन के कारण बम्बई सिनेमा में बंगाल से और लाहौर से बहुत सारी प्रतिभाएं हमारी इंडस्ट्री में आती हैं। वो लेखन के क्षेत्र से भी हैं, उसमें से कई लोग जो है सिनेमाटोग्राफर बने और कई लोग डायरेक्टर बने, जिसमें से एक बड़ा नाम बी.आर. चोपड़ा का है। और उसी दशक के आखिरी सालों में उनके छोटे भाई यश चोपड़ा सिनेमा में सक्रिय होते हैं एज अ फुल फ्लेज डायरेक्टर। अब हम अगर किसी भी फिल्म मेकर के महत्व को आइडेंटिफाई, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि हम उनकी फिल्मों पर नज़र हमारी जाएगी। उन फिल्मों की विषय वस्तु क्या है, वो जो जिन सब्जेक्ट्स पे बना रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स जो हैं क्या, किन्हीं कारणों से, सामाजिक कारण हो, सांस्कृतिक कारण हो, सिनेमैटिक कारण हो, किसी तरीके की प्रयोगधर्मिता हो, जिसका कि एक ऐतिहासिक महत्व बनता है, बाद में उसकी एक परंपरा बनती है। तो इन कुछ पैरामीटर्स पे अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से बी.आर. चोपड़ा का नाम काफ़ी प्रमुखता से उस लिस्ट में उभर के आता है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि उभर के आता है, तो ज़रा हम देखें कि जब वो इंडस्ट्री में आते हैं पार्टीशन के बाद और अपनी पहली फिल्म बनाते हैं अफसाना, जो उस समय की सबसे बड़ी फिल्म थी, हिट थी, और उसमें अशोक कुमार जैसा उस समय का सुपरस्टार जो है दो किरदार निभा रहा था। तो वो फिल्म तो एक फिल्म थी, जैसे बहुत सारी फिल्में होती हैं, बहुत चल जाती हैं, उसमें कथानक और उसका जो फिल्मिक जॉनर है, फॉर्म है उसका, उसमें जो क्राफ्ट इन्वॉल्व है, वो कोई क्रांतिकारी चीज़ें नहीं हैं।
उसी समय की जो स्थापित चीज़ें हैं, जैसे मेलोड्रामेटिक फॉर्म, आप एक कहानी सुनाते हैं, आप दो किरदार को ले आते हैं। जैसा कि मैं अक्सर याद दिलाता हूँ लोगों को कि मेलोड्रामा की एक ख़ास बात है, हम लोग आमतौर पे बड़ा तंज के लिहाज से कह देते हैं, अरे ये तो बड़ा मेलोड्रामा चल रहा है इस फिल्म में। लेकिन मेलोड्रामा हमारी सिनेमा का एक बड़ा आधारभूत तत्व है, और कई बार हम अच्छाई बुराई को हीरो और विलेन के हिसाब किताब में देखते हैं, और कई बार हम दो भाइयों या दो एक तरीके के चेहरे वाले लोगों, इस तरीके से कहानी में एलिमेंट्स आते हैं। अफसाना उसका एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन अफसाना की बड़ी सफलता और शोले और चांदनी चौक की बड़ी विफलताओं के बाद कायदे से अगर आप देखें तो किसी भी डायरेक्टर की कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था। खासकर एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान साइड में, जो पंजाब है, लाहौर है, वहाँ से आता है और वो जमने की कोशिश करता है। उसका एक बड़ा कुनबा है, बड़ी फैमिली है। बी.आर. चोपड़ा बड़े भाई हैं, सारे सबकी जिम्मेवारियाँ हैं, परिवार बाहर जलंधर में है। तो इतनी धक्कों के बाद उन्हें टूट जाना चाहिए था। लेकिन आप देखें कि उस असफलता के बावजूद वो अपना प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं बी.आर. फिल्म्स के नाम से, और वो फिर से एक बार अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि बी.आर. चोपड़ा संघर्षों की पृष्ठभूमि से आते हैं, निश्चित रूप से वो बात सही है। लेकिन अगर हम उस दौर के फिल्म मेकरों की बात करें तो हमें एक चीज़ और अंडरलाइन करना चाहिए कि सिनेमा सिर्फ प्रतिभा का मसला नहीं था उस समय, और इस पे रिसर्च हुआ है, रखालदास जैन की किताब है, कि सिनेमा में बहुत जो प्रोडक्शन सिस्टम है सिनेमा का और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उतनी ही बड़ी भूमिका अदा करते हैं जैसे हमारे निर्देशकों और हमारे कलाकारों और तकनीशियनों की जो है प्रतिभा। तो बी.आर. चोपड़ा के साथ भी वो संजोग बना कि उनके अच्छे खासे संपर्क हैं और उसका फ़ायदा उनको मिलता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि आप अचानक गए हों, आज भी नहीं होता और उस दौर में भी नहीं होता था कि आप अशोक कुमार को साइन कर लें और उससे पहले आप दिलीप कुमार के पास जाएं और कहें कि आप काम करें इसमें, और उसके लिए फाइजर कंपनी का कोई कारोबारी जो है पैसे लगाने के लिए तैयार हो, और फिर दिलीप कुमार कहें कि नहीं देखो ये कहानी जो है मेरे से बेहतर जो है अशोक कुमार कर सकते हैं, और वो आपको लेकर जाएं अशोक कुमार के घर पे। तो आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड भी, नेटवर्क भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मैं उस सिनेमा स्टडी की उस परंपरा का सपोर्टर हूँ या उससे सहमति रखता हूँ कि फिल्में अपने प्रोडक्शन रिलेशन में घटित होती हैं। वो एक प्रोडक्ट हैं, एक उत्पाद हैं, तो जो प्रोडक्शन रिलेशंस हैं और वो प्रोडक्शन कंडीशंस हैं, वो इंडस्ट्री उस समय कैसी है, क्या है, फिनांस के आने का जरिया क्या है, पैसे कैसे आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे काम करे, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तब जाके एक बढ़िया लगातार अच्छी फिल्में आती हैं। ये अलग बात है कि कई तरीके की परिस्थितियों में लोग एक या दो बहुत बढ़िया फिल्में बना दें, बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप एक के बाद आप जो है हिट्स देते जाएं, आप नए टैलेंट को मौका देते जाएं, आप कहानियों के साथ प्रयोग करते जाएं और अपना नाम बनाएं। ये इसके लिए एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसका फ़ायदा इनको मिला। और इनके खुद के कुछ रिश्तेदार जो है अन्य पेशों में काफ़ी ऊंचे पदों पर थे उस समय मुंबई में और हिंदुस्तान के अंदर, तो उसका भी फ़ायदा मिला। और जो लोग राज कपूर की फ़िल्मों के लिए पैसे इन्वेस्ट करते थे, फिनांसियर थे, उन फिनांसियर्स का साथ जो है चोपड़ा साहब को भी मिला। खैर, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार कहूँगा कि प्रोडक्शन सिनेमा के बारे में बात करते हुए प्रोडक्शन सिस्टम को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आप देखिए कि चोपड़ा साहब ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया उन्होंने, और पहली फिल्म उन्होंने बनाई एक ही रास्ता। और आप देखें कि एक हिम्मती या एक समझदार, वो इंडस्ट्री के उस समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों में से, पढ़े लिखे कुछ लोगों में से शामिल थे। वो अंग्रेजी में पढ़ाई करके MA करके आए थे और उससे पहले उनका
थोड़ा फिल्म लेखन का और फिल्म क्रिटिसिज्म का, सिनेमा की पत्रकारिता से भी थोड़ा सा उनका साबका रहा था। तो एक वो जहीन सोच के व्यक्ति थे। पहली फिल्म में वो नॉर्मल फार्मूले से हटके वो एक विधवा जिसका एक बच्चा भी है और एक नौजवान, उसके बीच के संबंधों को और उस संबंधों पे समाज की जो प्रतिक्रिया है जैसी होती है, आज भी कोई बहुत कुछ उतना भी नहीं बदला है, लेकिन जैसा आज भी है उससे कहीं ज़्यादा, ऐसे एक कोट अनकोट विवादित सब्जेक्ट को लेके अपनी पहली फिल्म बनाना अपने बैनर से निश्चित रूप से एक हिम्मत का काम है। और उस हिम्मत को दर्शकों ने सराहा। वो फिल्म हिट हुई। मीना कुमारी थी और सुनील दत्त साहब थे उस फिल्म में। सुनील दत्त की शुरुआती फिल्मों में से है वो। फिर उसके बाद इमीडिएटली बाद वो साधना बनाते हैं। अगेन फिल्म मेकर जो है सोशल रिफॉर्म और समाज की बेहतरी, स्त्रियों की डिग्निटी, इनके प्रति काफ़ी ईमानदार सोच लेके एक बार वो फिर वेश्याओं के रिहेबिलिटेशन का सवाल लेकर आते हैं साधना में। बैजंती माला थी उसमें, और उसमें भी सुनील दत्त जो मुख्य भूमिका में थे। और तीसरी फिल्म एक बार वो समाज से हट के राजनीति पे और आर्थिक नीतियों पर आते हैं, जिसमें वो बात कर रहे हैं जो उस समय पॉलिटिकल सर्किल में सबसे हॉट टॉपिक था कि सिनेमा में इंडस्ट्री में कितना इंडस्ट्राइजेशन होना चाहिए, कितना मशीनों का प्रयोग होना चाहिए, क्या हमें गांव के विकास पे फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए या इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। ये डिबेट उस समय जो लीडरशिप थी कांग्रेस पार्टी की, उसके बीच में ये डिबेट था। और पहली पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी थी जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है औद्योगिकरण को फोकस किया गया था। उसको लेके वो फिल्म बनाते हैं नया दौर। और नया दौर न सिर्फ उस साल की 1957 की, बल्कि 1957 में नया दौर आती है। इनफैक्ट साधना जो है वो अगले साल आती है 58 में। मैंने वो थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ कर दी। तो नया दौर न सिर्फ उस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, बल्कि उस डेकेड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। और शायद कमाई के मामले में वो नंबर 1 है। और 1960 में आने वाली मुगले आजम ही शायद उसको टक्कर दे पाती है इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप ईमानदारी से फिल्में बनाएं और मसाला से परहेज़ करें, और ऐसे साहिर लुधियानवी लगातार उनकी फिल्मों के लिए गाने लिख रहे हैं, और उन गानों में आप देखेंगे कि बहुत हार्ड हिटिंग सोशल क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप फिल्म मेकर, उसके एक्टर्स, उसके लिखने वाले, ये सारे जो लोग हैं, अगर वो ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से पब्लिक उन फिल्मों को उनका स्वागत करती है। इस संदर्भ में एक चीज़ और कि BR फिल्म्स पहला ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसने राइटर्स का एक ग्रुप बनाया और एक डिपार्टमेंट बनाया, BR चोपड़ा स्टोरीज डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा उनकी फिल्मों पे जब रोल होता है तो वो चीज़ आती है। तो ये एक उनका कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें बड़े अच्छे लोग जैसे 1960 में कानून फिल्म के साथ अख्तरुल इमान जैसे लोग आते हैं। पंडित मुखराम शर्मा जो धूल का फूल आती है 1951 में, जो यश चोपड़ा की पहली निर्देशन में पहली फिल्म है। तो एक तो ये चीज़, कानून पहली फिल्म है लगभग जो कि जिसमें कि कोई गाना नहीं है और पूरी फिल्म एक लीनियर उसमें चलती है, थ्रिल है और एक बहुत ही इंटेंस फिल्म चलती है। थ्रिल है लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेविएशन, एक्शंस और इन सारी चीज़ों की उसमें छौंक नहीं डाली गई। एकदम प्योर सिनेमा है कानून। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है उनका। और फिर उस समय जो सवाल है कम्युनलिज्म का, उस पर आधारित फिल्म आती है धर्मपुत्र, जो उस समय तो उतनी नहीं चली थी और उसको बहुत भारी विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन बाद में वो फिल्म एक अपने आप में कल्ट फिल्म के रूप में हमारे सामने आती है, बहुत ईमानदार फिल्म के रूप में सामने आती है। अब यहाँ अगर हम रुक के देखें तो आप देखें कि इन जिन फिल्मों की अभी हमने चर्चा की जो 50s में बन रही हैं, इनमें एक तो सब्जेक्ट्स के वेरिएशंस हैं, ट्रीटमेंट का वेरिएशन है। आप एक ही रास्ता का जो एस्थेटिक्स है वो नया दौर का नहीं है। और नया दौर इस बारे में भी अंडरलाइन की जानी चाहिए, जहां हम जिस प्रदेश में बैठे हुए हैं अभी, मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास उसकी शूटिंग हुई।
पहली वो फिल्म है जो बड़े लेवल पे लार्ज स्केल में आउटडोर शूटिंग में जाती है। तो एक एज ए प्रोड्यूसर जो है ये भी एक हिम्मत की बात है कि जो काम स्टूडियो में हो सकता है, जैसे सारे फिल्म मेकर कर रहे हैं, गुरदत्त कर रहे हैं, राज कपूर कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, विमलदा कर रहे हैं, तो भाई हम भी कर लेते हैं। लेकिन नहीं, उनको लगा कि करना चाहिए तो उन्होंने किया। तो ये एक एस्पेक्ट है। अब हम 60s में आते हैं, तब तक तो उनका बैनर प्रतिष्ठित हो चुका है और ना तो उनको फिनांस में कमी होगी, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको परेशान कर सकते हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर तो चाहेंगे कि भाई ये फिल्म हमें मिले। तो एक बार फिर एक्सपेरिमेंट करने का उनको मौका मिलता है और बाकी तो एक दो फिल्में हैं जो नॉर्मल उन्हीं एस्थेटिक्स पे चल रही हैं। लेकिन 1965 में उन्होंने अपने भाई यश चोपड़ा को एक फिल्म निर्देशित करने का मौका दिया, वक्त एक ट्रेंड सेटर बनी। वक्त के रंग, कलर, एस्थेटिक्स, इतना भड़कीलापन उसमें, मल्टी स्टार कास्ट पहली फिल्म बनती है वो, और उसमें छोटा से लेके बड़ा किरदार तक जो है वो उस इंडस्ट्री का उस समय का सबसे बड़े नामों में से अभिनेता अभिनेत्रियां हैं। तो एक मल्टी स्टारर फिल्म बनाना, तो ये एक हिम्मत की बात है। बाद में 1972 आते आते बीच में बनती हैं फिल्में हमराज, गुमनाम, लेकिन 72 आते आते दोनों भाइयों का वो हो जाता है। और वो फिर हालांकि उसके बाद भी लगातार आपने देखी होगी तवायफ 80s में, बर्निंग ट्रेन, ऐसी कई सारी फिल्में आती हैं जो हिट हैं, इंसाफ का तराजू, निकाह। लेकिन B.R. चोपड़ा टच जो है, दूसरे लोगों ने भी कुछ फिल्में की, जैसे धुंध और एक और फिल्म छोटी सी बात, ये फिल्में आई जो दूसरे डायरेक्टर्स ने की। लेकिन वो जो 50s और 60s का जो चोपड़ा B.R. फिल्म्स का जो मिडास टच है वो फिर हमें नहीं मिलता है। और फिर एक उसका हम उछाल देखते हैं महाभारत सीरियल के रूप में। हालांकि उन्होंने कई सारे सीरियल बनाए, सांझा चूल्हा और आपका सांझा चूल्हा, बहादुर शाह जफर, फिर ये महाभारत तो है ही है। तो महाभारत में उन्होंने फिर से एक बार टेलीविज़न को ये बताया कि टेलीविज़न के छोटे पर्दे पर भी बड़ी कहानियाँ महाभारत जैसा एपिक कहा जा सकता है, और एपिक ढंग से कहा जा सकता है। चोपड़ा साहब की फिल्मों का अगर हम ढंग देखें तो जैसा मैंने कहा कि पढ़े लिखे होने की वजह से, और इसमें लॉ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में आता है कि जब कोई डिस्प्यूट है या इंडिविजुअल का टेंशन है या सोसाइटी के साथ टेंशन है, तो उसमें जो मोरालिटी है, जो सही चीज़ है, उसको विक्ट्री मिलनी चाहिए, उसकी तरफदारी हमें करनी चाहिए। भले वो हमारे लिए चाहे जितना असहज हो या हमारी सोशल या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी सी असहमति हो, उससे हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें ये कम से कम ये करना चाहिए कि नहीं, ये सही है। तो लॉ के पक्ष में, मोरालिटी के पक्ष में चोपड़ा साहब रहे। और हाँ, कुछ उनसे शिकायतें रहीं, जैसे जब उन्होंने 60s में गुमनाम बनाई तो उसमें स्त्री के अधिकारों को लेके सवाल उठे उन पे कि वो ये समझते हैं ये रिग्रेसिव समझ है। दूसरा फिर इंसाफ के तराजू में दो बलात्कार के सीन को लेकर हुआ कि उन्होंने दर्शकों को टिटिलेट करके उसका लाभ उठाने की कोशिश की। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे बतकही होनी चाहिए। कुल मिला के हमें आज के डेट में एक बार फिर से उन फिल्मों को विजिट करना चाहिए और अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारे सिनेमा को बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में कैसे कैसे लोगों ने योगदान दिया है। और सवाल यहाँ पर, मैं समय नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहता था कि B.R. चोपड़ा की एक और खासियत रही कि उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो लंबे लंबे समय तक काम उन्होंने किया है उनके साथ। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल
महत्व का मामला बनता है कि आप एक साथ जो है लंबे समय तक कुछ लोगों के साथ लगातार काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे पे भरोसा और एक दूसरे से फिनेंशियल और पर्सनल रिलेशन भी अंडरलाइन होता है। तो मैं समझता हूँ कि 1950 के दशक के सबसे बड़े कुछ नामों में से एक नाम बलदेव राज चोपड़ा, बी आर चोपड़ा का भी है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, बहुत संक्षेप में और हर एक फिल्म की लगभग चर्चा करते हुए आपने बी आर चोपड़ा के महत्व को रेखांकित किया है। सिनेमा हॉल पर आने के लिए फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। शुक्रिया।